हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन द स्टडी स्टूडियो में। आज हम आपके लिए आ गए हैं लेके लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की एक और क्लास लेकर। आज हम पढ़ने वाले हैं डीडीसी, डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन क्या है इसके बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ हम मेलविल डीवी के बारे में भी जानेंगे। क्या आखिर वो कौन थे, उन्होंने ये डीडीसी कब बनाया, किस उद्देश्य से बनाया, उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ ली, और किस अकॉर्डिंग पेपर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव दोनों ही तरह के आपके टॉपिक इसमें कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार हम चाहेंगे, आप अगर आपने नहीं किया है अभी तक, कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन आप पहुंचा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डीडीसी, मेलविल डीवी और डीडीसी, उनके बारे में आज जान रहे हैं। डीडीसी से पहले हम मेलविल डीवी के बारे में जानना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले जान लेते हैं उनके बारे में, छोटी सी हम बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी वो देख रहे हैं, जीवनी उनकी। मेलविल लुइस कोसोत डीवी, ये इनका पूरा नाम था। मेलविल डीवी के नाम से ये जाने जाते हैं। इनका जन्म दिसंबर 10, 1851 में हुआ था, एडम सेंटर, न्यूयॉर्क स्टेट में। मेलविल डीवी ने इन्वेंट किया था डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन डीडीसी सिस्टम को। डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जो पब्लिश हुआ था सबसे पहली बार, वो हुआ था 1876 में। मेलविल डीवी को ही फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरियनशिप भी कहा जाता है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA, ये एक एब्रीवेशन है। एब्रीवेशन मीन्स, जैसा आपको मैंने पहले भी बताया था दूसरी क्लासेस में, कि एब्रीवेशन क्या होती हैं, कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना। पेपर में अक्सर पूछा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में आपको दे दिया जाता है लिखे हुए लेटर्स को, उनको लॉन्ग फॉर्म में आपको बताना होता है कि उनका फुल फॉर्म क्या बनेगा। तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA है। इस्टेब्लिश हुआ था हेल्प ऑफ मेलविल डीवी के थ्रू 1876 में ही। मेलविल डीवी सेक्रेटरी रहे हैं ALA के 1876 से 1890 तक। याद रखना, ये पर्टिकुलर डेट्स हैं, इन डेट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। मेलविल डीवी ने प्रेसिडेंट रहे हैं ALA के 1890 से 1891 तक और 1892 से 1893 तक। अब आ जाते हैं इससे आगे और बहुत डिटेल में देख लेते हैं और क्या क्या इनके द्वारा काम किए गए हैं। इससे पहले लेकिन मैं आपको बता दूं, जो अभी तक हमने थोड़ा सा एक इंट्रो देखा है मेलविल डीवी का, उससे रिलेटेड भी पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इनका फुल फॉर्म आ जाएगा नेम का, कि क्या था, या ALA मैंने बताया था वो आ गया। ये उन्होंने DDC है, उसकी रचना किसने की, उसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। या DDC सबसे पहली बार पब्लिश कब हुआ था, वो आ जाता है। DDC जो आपका स्टार्टिंग में पब्लिश हुआ था, वो 22 पैम्पलेट की फॉर्म में पब्लिश हुआ था। ये वाला क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। मेलविल डीवी जो थे वो चीफ लाइब्रेरियन थे कोलंबिया कॉलेज के, कोलंबिया कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी, जो कि न्यूयॉर्क सिटी 1883 से लेकर 1888 तक। मेलविल डीवी ने फाउंड किया था वर्ल्ड फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल ऑफ कोलंबिया कॉलेज का, जो कि न्यूयॉर्क सिटी 1887 में बना था। मेलविल डीवी, उनकी जो मृत्यु है वो दिसंबर 26, 1931 को कही जाती है, लेक पैलेसिड, फ्लोरिडा में। नेक्स्ट है आपका मेलविल डीवी जो थे वो डायरेक्टर थे न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी के 1888 से लेकर 1906 तक। और मेलविल डीवी जो थे सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क फ्रॉम 1888 टू 1900। ये कुछ पर्टिकुलर डेट्स हैं, तो आपको ये डेट्स भी याद रखनी होंगी। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे पहले वाला क्वेश्चन आपको बताया था फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरियनशिप, ये मेलविल डीवी को कहा जाता है। फुल फॉर्म आगे उनका नेम का, वो कब, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस जगह पे पैदा हुए थे वो पूछा जाता है। DDC के रचनाकार थे ये, कहाँ उन्होंने पढ़ाया, कौन कौन से कॉलेज में, इससे रिलेटेड पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज़ आप ऑब्जेक्टिव टाइप जब क्वेश्चन आते हैं उसके लिए नोट्स के तौर पे आप रख सकते हैं। इससे अलग जब आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि DDC को डिस्क्राइब करना है, तो DDC को डिस्क्राइब करने से पहले आप छोटा सा इंट्रो जो है मेलविल डीवी के बारे में भी देंगे। तो ये तरीका है पेपर में लॉन्ग वाले जो क्वेश्चन होते हैं आपके 20 नंबर का आए, 10 नंबर का आए, तो उसमें लिखने का तरीका। मेलविल डीवी के बारे में बताने का उद्देश्य ये है कि आप DDC को बेहतर तरीके से जानते हो, ना सिर्फ DDC को आप एक्सप्लेन कर रहे हो, एज वेल एज आप उसके जो रचनाकार हैं जिन्होंने उसको बनाया है मेलविल डीवी, आप उसको भी लिख रहे हो, उसके बारे में भी बता रहे हो।
तो इसलिए इंट्रो में मेलविल डीवी का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेलविल डीवी ने फाउंडेड द लेक पैलेसिड क्लब विद द वाइफ, उनकी जो वाइफ थी एनी, जो कि 1895 तब उन्होंने ये क्लब बनाया था। मेलविल डीवी फाउंडेड द लाइब्रेरी जर्नल इन 1877 बोस्टन। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर याद रखना, डेट भी और जर्नल का नाम भी पेपर में अक्सर पूछा जाता है। लाइब्रेरी जर्नल है जो कि मेलविल डीवी ने फाउंड किया था, बनाया था 1877 में बोस्टन में। नेक्स्ट है आपका, मेलविल डीवी ने इस्टेब्लिश किया था अमेरिकन मैट्रिक ब्यूरो, इनके द्वारा ही ये इस्टेब्लिश किया गया था। यही चीज़ जो मैंने आपको भी इंग्लिश में बताई है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको ना सिर्फ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों में ही चीज़ों को डिस्क्राइब करने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो हमारे दोस्त लोग, भाई लोग, बहन लोग जो भी हैं, जो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की, उनको भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो द स्टडी स्टूडियो का अपना मोटिव को हमेशा ही बरकरार रखते हुए आपको ये चीज़ भी बताता जा रहा है। साथ ही साथ मेलविल लुइस कोसुत, मेलविल डेवी, 10 दिसंबर 1851 इनको जन्म हुआ था और 26 दिसंबर 1931 इनकी मृत्यु हुई थी। एक प्रभावशाली अमेरिकन लाइब्रेरियन और एक शिक्षक थे। लाइब्रेरी वर्गीकरण की डेवी प्रणाली, दशमलव प्रणाली जिसे कहा जाता है, के आविष्कारक रहे हैं। लेक पैलेसिड क्लब के संस्थापक और कोलंबिया विश्वविद्यालय में मुख्य लाइब्रेरियन भी रहे थे। वह एक अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य भी थे। डेवी का जन्म 10 दिसंबर 1851 को एडम सेंटर उसमें न्यूयॉर्क में हुआ था। उन्होंने कुछ समय के लिए अल्फ्रेड विश्वविद्यालय जो कि 1870 में ज्वाइन किया था, फिर एम्सहर्स्ट कॉलेज में पढ़ाई की, जहां वे डेल्टा कप्पा एप्लिसॉन से जुड़े थे, जहां उन्होंने 1874 से स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी और 1877 में मास्टर डिग्री अपनी हासिल की थी। 1883 में से 1888 तक, 1883 से लेकर 1888 तक वे कोलंबिया विश्वविद्यालय में पुस्तकालयों के मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष, जो कि एज अ लाइब्रेरियन कहा जाता है, रहे थे। न्यूयॉर्क राज्य पुस्तकालय 1888 से 1906 के निदेशक के रूप में भी उन्होंने अपना कार्यकाल के दौरान काम किया था। डेवी ने यात्रा पुस्तकालयों का एक कार्यक्रम स्थापित किया था। 1888 से 1900 तक उन्होंने न्यूयॉर्क राज्य विश्वविद्यालय के सचिव और कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है। 1895 डेवी ने अपनी पत्नी एनी के साथ मिलकर लेक पैलेसिड क्लब की स्थापना भी की थी। 1905 जिसमें अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन इंस्टीट्यूट, जो कि ALA कहलाता है, की स्थापना की थी, जो कि एक लाइब्रेरी सिद्धांत और व्यवहार के क्षेत्र के मुद्दों की जांच करता है, अध्ययन करता है तथा चर्चा के लिए एक संगठन के रूप में काम करता है। तो हमने ये सारे टॉपिक्स, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये अभी इंग्लिश में भी पढ़े थे, उन्हीं को ही हम दोबारा से हिंदी में डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ ताकि आपको इंग्लिश स्टूडेंट्स के साथ साथ जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। वैसे तो हमने इंग्लिश वाले टॉपिक्स को हिंदी में डिस्क्राइब किया ही था, लेकिन हिंदी वालों को भी एक बार मैं दोबारा से रीड करके बता रहा हूँ ताकि आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आए। फ्रेंड्स, इस टॉपिक के अंदर जो मैं आपको एक पर्टिकुलर डेट बता रहा हूँ या पर्टिकुलर कुछ जगहों के नाम, कुछ इंस्टीट्यूट्स के नेम जहाँ पे उन्होंने काम किया था, ये सारे क्वेश्चन जो हैं पेपर में आते हैं। इसी के साथ इनके बारे में आगे क्या क्या और पॉइंट हैं, क्या इनकी अचीवमेंट्स हैं, वो और देख लेते हैं अभी हम। 1876 में डेवी बोस्टन जब चले गए थे वो, तो उन्होंने द लाइब्रेरी जर्नल, जो कि मैंने इंग्लिश वाले आपको उसमें पोर्शन में बताया था, द लाइब्रेरी जर्नल, उसकी स्थापना की और उसके संपादक भी बने, जो अमेरिका में पुस्तकालयों के विकास और उनके प्रकाशन के लिए सुधार में एक प्रभावशाली कारक भी बना। वह अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन संस्थापकों में से एक थे और 1876 से 1891 तक वे सचिव और 1891 से 1893 तक वे एक अध्यक्ष के पद पर भी नियुक्त किए गए। फिर 1883 में डेवी ने कोलंबिया कॉलेज में लाइब्रेरियन के रूप में और बेवरली आल्बर्ट्स की जगह ले ली और अगले वर्ष ही स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक्स की स्थापना की, जो कि लाइब्रेरियन की शिक्षा के लिए आयोजित पहला संस्थान था। और 1888 से लेकर 1906 उसने डेवी ने न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी के निदेशक के रूप में भी काम किया और 1900 तक वे न्यूयॉर्क के स्टेट यूनिवर्सिटी के सचिव भी रहे। तो फ्रेंड, ये था एक छोटा सा इंट्रो था
मेलविल डीवी के बारे में, जिससे रिलेटेड पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं मैंने अभी थोड़ा सा उनको भी हाईलाइट किया था, जिसमें आपको बताया गया कि उनका पूरा नाम क्या था, ये वाला अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। उनके द्वारा जो रची गई डीडीसी है, जिसके रचनाकार रहे हैं, उसके डेट आती है, डीडीसी का पूरा नाम आता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में, कौन कौन से इंस्टीट्यूट में, कब वो किस पद पर नियुक्त किए गए, किस टाइम पीरियड तक उन्होंने वहाँ पर काम किया, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मैं आपको पर्टिकुलर डेट्स बता रहा हूँ या जो पर्टिकुलर आपको इंस्टीट्यूट के नाम बताए हैं वो आपको याद रखने हैं। ऑब्जेक्टिव में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर बात करें सब्जेक्टिव में, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म आपको आंसर लिखना होता है, वो भी बहुत आसान है। पहले थोड़ा डीवी का आपने मेलविल डीवी का थोड़ा सा इंट्रो दिया, देन आप डीडीसी को डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं डीडीसी को। तो डीडीसी क्या है? डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये है आपका डीडीसी। डीडीसी को डीडीसी का ही नाम डेसिमल क्लासिफिकेशन ही क्यों कहा गया, कब बना, इसके अंदर कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से इसके अंदर पोर्शंस हैं, कितने पार्ट में आता है, कितने एडिशन अब तक पब्लिश हो चुके हैं, कितने कौन कौन सी इसमें टेबल्स हैं, इंडेक्स हैं, शेड्यूल्स हैं, किस किस का प्रयोग करके जो है इसको क्लासिफिकेशन स्कीम के तौर पे प्रयोग में लाया जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ देखने को और पढ़ने को सुनने को मिलेगी, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। डीडीसी सबसे पॉपुलर आपकी क्लासिफिकेशन स्कीम के तौर पे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि और दूसरी स्कीम से कंपेरेटिव टू ईजी है। ईजी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर दूसरों की तरह ज़्यादा नोटेशन यूज़ नहीं की जाती हैं। कैसे, वो भी आगे हम कंटिन्यू करते हुए आपको बताएंगे। डीडीसी का जो सबसे पहला एडिशन है वो पब्लिश हुआ था लगभग 130 साल पहले, लगभग 1876 में। 130 साल लगभग हो गए थे, जो कि 42 पेजेस के पैम्पलेट के फॉर्म में पब्लिश हुआ था। प्रेजेंटली अब तक इसके 22 एडिशन जो हैं वो आ चुके हैं, पब्लिश हो चुके हैं, अलग अलग मॉडिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट के साथ। ठीक है, कितने आ चुके हैं? 22। पेपर में क्वेश्चन आता है, भूलना नहीं है, याद कर लो कितने, 22 एडिशन। सबसे पहला 1876 किस फॉर्म में? 42 पेजेस पैम्पलेट की फॉर्म में पब्लिश हुआ था, याद रहेगा। कंटिन्यू करते हैं आगे। डीडीसी को डेसिमल क्लासिफिकेशन ही क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन, इसका आंसर हमेशा लिखना। क्यों? क्योंकि डेसिमल का ही नाम क्यों रखा गया? तो डीवी ने यूज किया था डेसिमल अपने क्लास नंबर के तौर पे, टू शो द सब्जेक्ट टू एक्सपेंड द नोटेशन विदाउट डिस्टर्बिंग एनी अदर टॉपिक इन फ्यूचर। फ्यूचर में भी किसी भी तरह का कोई सब्जेक्ट आए, उसको देखते हुए, उसको सोचते हुए, दूरदृष्टि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसको यूज किया। Hence, he used the word decimal in the naming of classification scheme as decimal classification. सीधा कोई भी सब्जेक्ट जुड़ेगा, डॉट लगा के आप आगे उसको नंबर में डिस्क्राइब करते हुए चले जाएंगे। जो इसका हम क्लास नंबर बनाते हैं उसके अंदर डॉट का, डेसिमल का प्रयोग होता है, इसीलिए इसको डेसिमल क्लासिफिकेशन के तौर पे जाना जाता है। फिर ये एक एन्यूमरेटिव स्कीम है। एन्यूमरेशन का मतलब क्या होता है? एन्यूमरेटिव स्कीम है, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन मतलब क्या होता है वो जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप समझेंगे तभी बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर पाएंगे, समझेंगे तभी बेहतर तरीके से आगे भी समझा पाएंगे। तो एन्यूमरेशन मतलब, एन्यूमरेशन मीन्स लिस्टिंग ऑफ सब्जेक्ट ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट और फोरसिएबल फ्यूचर। फोरसिएबल यानी कि आगे दूरदृष्टि को सब्जेक्ट में ध्यान रखते हुए कि कौन कौन से सब्जेक्ट आगे फ्यूचर में भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। तो पास्ट में कौन कौन सब्जेक्ट रहे थे, प्रेजेंट में किस तरह से रहे हैं और आगे फ्यूचर में क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो उसी चीज़ को देखते हुए रेडीमेड नोटेशंस जो हैं आपको इस डीडीसी के अंदर मिल जाती हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी, क्या? वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस क्लासिफिकेशन स्कीम के तौर पे प्रयोग में आता है। It makes an enumeration not only basic subject but also a compound subject. Enumeration is the most important feature of DDC. ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। DDC DV डेसिमल क्लासिफिकेशन
बेसिक प्लेन के बारे में बात कर लेते हैं। डीडीसी को ट्रीट किया जाता है एज अ एंटायर नॉलेज को, पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी नॉलेज है उसको एक यूनिटी में और एक उसको डिवाइड करने में, एक उसको लेकर जैसे पोर्शन में डिवाइड करते हैं किसी भी चीज़ को, सेम ऐसे ही उस कंप्लीट नॉलेज को जो यूनिवर्स में पाई जाती है उसको लिया गया और उसको फिर 10 मेन क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया। 10 मेन क्लासेस, याद रखना, भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है। और इससे ही अलग ये 10 मेन क्लासेस कौन सी है, कहीं इंटरव्यू देने जाओगे ना पूछा जाता है अक्सर स्कूल के इंटरव्यूज में, क्योंकि उनको ज़्यादा बेसिक से ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है सब्जेक्ट की। वो क्या पूछते हैं, इस तरह से ही क्वेश्चन पूछते हैं, क्या कि डीडीसी के बारे में जानते हो, हाँ तो 10 मेन क्लास कौन सी है, इंटरव्यू में भी हेल्प होता है। तो याद रखना कौन कौन सी होती हैं 10 मेन क्लासेस, बता देता हूँ। जनरलिटीज, फिलॉसफी, रिलीजियन, सोशल साइंसेज, लैंग्वेज, प्योर साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट, लिटरेचर, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। ये 10 आपकी कैटेगरीज हैं। लेकिन दोस्तों बताने का तरीका अलग है, इंटरव्यू में पूछा बता दिया, लिखने का तरीका अलग है, वो नहीं भूलना है। क्या डिफरेंस है? डीडीसी के अंदर जब हम इस 10 मेन क्लासेस को लिखते हैं तो लिखने का तरीका है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वहीं जब इसको डिटेल में लिखा जाता है तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ऐसे ही। कैसे? इनके इसी सीक्वेंस में, जैसे मैंने अभी आपको सीक्वेंस जो बताया उसी सीक्वेंस में याद करना है और उसी सीक्वेंस में लिखना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने आगे पीछे लिखा तो उनके नोटेशन जो नंबर दिए गए हैं वो गलत हो जाएंगे, तो आप क्लास नंबर नहीं बना पाएंगे। तो लिखने का तरीका भी सेम सीक्वेंस है, ऐसे ही याद करना है एज इट इज, और एज इट इज ही उसके नंबर आपको आगे लिखना होता है। जनरलिटीज का 0.1, फिलॉसफी का 0.2, रिलीजियन 0.3, इस अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन एक चीज और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको, क्या कि डीडीसी के अंदर जो नंबरिंग स्टार्ट होती है वो 1 से नहीं 0 से स्टार्ट होती है। तो जनरलिटीज के लिए आपको 0.0 लिखना है, ना कि 1। 10 मेन क्लास जरूर हैं लेकिन वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है। वो क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो मैंने अभी आपको बताया तरीका उसके अकॉर्डिंग लिखना है सीक्वेंस में। तो जब आप जनरलिटीज लिखेंगे तो उसको 0.1 ना लिख के 0.0 लिखेंगे। काउंटिंग 0 से स्टार्ट करनी है, 1 से नहीं। 10 मेन क्लास 9 पे जाके ख़त्म होती हैं। पॉइंट टू बी रिमेंबर, याद रहे, भूलना नहीं है। तो कैसे कैसे बनेगा? जनरलिटीज आपका 0.0, फिलॉसफी 0.1, रिलीजियन 0.2, सोशल साइंस 0.3, लैंग्वेज 0.4, प्योर साइंस 0.5, टेक्नोलॉजी 0.6, आर्ट 0.7, लिटरेचर 0.8, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री 0.9। तो ये थे दोस्तों आपकी 10 मेन क्लास या 10 मेन कैटेगरी। वहीं आप इस पीपीटी में जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है आप देख पा रहे होंगे कि मैंने साइड में इसको दोबारा से लिखा हुआ है और उसके आगे कंप्लीट नंबर हैं। जैसे जनरलिटीज के आगे 000, फिलॉसफी 100, रिलीजियन 200, सोशल साइंस 300, लैंग्वेज 400, प्योर साइंस 500, टेक्नोलॉजी 600, द आर्ट 700, लिटरेचर 800 एंड ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री 900। ठीक है? क्यों ऐसा क्यों लिखा है कि इधर भी लिखा है सेम चीज, उधर भी लिखा है? क्योंकि दोस्तों इसका भी एक तरीका है पढ़ने का। पहली चीज तो कि आप इसको 100, 200,
300 ऐसे नहीं पढ़ते हैं। पढ़ने का तरीका क्या होता है 100 बिकॉज ऑफ, अब आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए इसका आंसर क्या, कि जो जीरो है और डेसिमल है, इस चीज को सिंप्लिसिटी के लिए, आसान भाषा में बनाने के लिए, याद आसानी से हो जाए, प्रॉब्लम ना हो इस चीज को समझने में, तो जीरो को और पॉइंट को उसको हम क्या छोड़ देते हैं, वो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है, अपने आप समझ के अनुसार चलता रहता है। और पॉइंट के बाद आपने मैथ अगर पढ़ा हो अच्छे से, बेसिक्स होता है क्या कि पॉइंट के बाद लिखे जाने वाले जितने भी नंबर होते हैं उसे इंडिविजुअल तरीके से पढ़ा जाता है, उसको हम कंबाइन करके नहीं पढ़ते हैं। जैसे अगर 9.100 लिखा है तो उसको 9.100 पढ़ेंगे, 9.250 लिखा है तो उसे 9.250 पढ़ते हैं। ये पढ़ने का तरीका है डेसिमल के बाद, और ये हमारा डेसिमल क्लासिफिकेशन है, डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन डीडीसी, इसमें डेसिमल का प्रयोग हो रहा है, वो अंडरस्टूड माना है, इसलिए हम इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो इसीलिए जो पहली वाली आपने पीपीटी वाला जो आपके स्क्रीन पे शो हो रही थी उसमें देखा, तो वो जनरलिटीज के लिए आपको 000, फिलोसफी के लिए 100, रिलीजन के लिए 200, सोशल साइंस के लिए 300, लैंग्वेज 400, प्योर साइंस 500, टेक्नोलॉजी 600, द आर्ट 700, लिटरेचर 800 एंड ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री 900, इस अकॉर्डिंग पढ़ा जाएगा। सेकंड पॉइंट आपका डीडीसी में क्लास नंबर, एग्जांपल जैसे आपको बताया गया है 512 है तो उसको 512 पढ़ा जाता है, ना कि 512। याद रखना जो मैं आपको भी बता रहा था। डीडीसी का जो प्रोसेस है मैपिंग का यूनिवर्स सब्जेक्ट को, यानी जो सब्जेक्ट इतने सारे हैं, इतने सारे नॉलेज है, उसको जो मैप किया जा रहा है, यानी कि जो क्लासेस में डिवाइड किया जा रहा है, स्टार्ट विद द डिसीजन ऑफ नॉलेज फॉर 10 मेन क्लासेस। सबसे पहले तो ये 10 मेन क्लासेस हैं, फर्दर इसको सब डिवाइड किया जाता है दूसरे आगे वाली 10 क्लासेस में से अलग जो बाकी इसकी क्लासेस है, जैसे कि 000 से 099 तक वो जनरलिटीज वाले चल जाएगा, फिर 100 से फिर 99 तक, 1 कहाँ तक 199 तक, 200 से नेक्स्ट स्टार्ट होगा तो वो उसका फिर आगे हो जाएगा। ऐसे ही फिर उसका पॉइंट लग के फिर उसको फिर सब डिवाइड किया जाएगा, फिर उसको फिर आगे फिर सब डिवाइड किया जाएगा, डिपेंड ऑन द, जब तक कि हम उस सब्जेक्ट को प्रॉपरली डिफाइंड क्लास नंबर ना दे दें, तब तक ये इस अकॉर्डिंग चलता है। ओके डन। नेक्स्ट है शेड्यूल। व्हाट इज द शेड्यूल? शेड्यूल होता है कि डीडीसी में एक लॉन्ग टेबल होता है जिसके अंदर कुछ नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, शोइंग द रिलेशन ऑफ द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के रिलेशन को भी बताता है। इन अदर वर्ड्स इट इज द सीरीज ऑफ नंबर इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डिनल वैल्यूज, जैसे जैसे इनकी इंक्रीज होती है वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने हिंदी पढ़ा, हिंदी को सब कैटेगराइज करते हैं हम किस चीज़ में, भाषा उसकी और ग्रामर, लिटरेचर एंड ग्रामर, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ग्रामर को भी हम सब डिवाइड करते हैं, ग्रामर में कौन सा ग्रामर पढ़ रहे हो आप, उसके अंदर भी आप समास पढ़ रहे हो, प्रत्यय पढ़ रहे हो, उपसर्ग पढ़ रहे हो, कारक पढ़ रहे हो, अलंकार पढ़ रहे हो, है ना। अलंकार के अंदर भी कौन सा पढ़ रहे हो, दूसरा वो भी चेक किया जाता है। तो इसी अकॉर्डिंगली तो पहले हम क्या कि उसका सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहे और आगे इंक्रीज करता रहे उसकी वैल्यू, इसके अकॉर्डिंगली शेड्यूल दिया गया जिसके अंदर प्रॉपर नंबर है। इसका मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट इन देयर सक्सेसिव सबऑर्डिनेशन। इट आल्सो मीन्स द अरेंजमेंट एज पर द इंक्रीजिंग स्पेसिफिसिटी ऑफ द सब्जेक्ट एज वी गो डाउन इन द चेन। जैसे जैसे हम उस चेन में नीचे आते जाएंगे उसको स्पेसिफिक सब्जेक्ट को और ज़्यादा बेहतर तरीके से करते जाएंगे। जैसे पहले हिंदी था, लिटरेचर, ग्रामर, ग्रामर का भी पोर्शन हुआ, फिर ग्रामर के पोर्शन में भी कौन सा पर्टिकुलर आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो वो वाला हुआ, इसके अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑक्सिलरी टेबल्स। ऑक्सिलरी टेबल्स क्या होती हैं? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सिंथेटिक फीचर इन द स्कीम एंड टू मीट द चैलेंजेस posed by the development in the universe of the subject, 7 auxiliary tables has been provided
that support the main body of DDC and give the more strength to the main schedule. मेन शेड्यूल को ज़्यादा बेहतर स्ट्रेंथ देने के लिए इस ऑक्सिलरी टेबल का यूज़ किया जाता है। 7 ऑक्सिलरी टेबल्स हैं, लिखा हुआ है, बताई गई हैं, याद रखना। पेपर में क्वेश्चन आता है, क्या पूछते हैं कि कितनी ऑक्सिलरी टेबल्स हैं डीडीसी के अंदर? 7, याद रखो, भूलना नहीं। क्या करता है टेबल्स? ये टेबल्स एक पर्टिकुलर आपको शेड्यूल को इजी तरीके से स्टडी करने में, इजी तरीके से क्लास नंबर को डिफाइन करने में, बनाने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका कॉमन आइसोलेट्स। डीडीसी के अंदर कॉमन आइसोलेट हैव बीन अंडरगोन सेवरल चेंजेस, टाइम टू टाइम अकॉर्डिंगली चेंज आए हैं। जिस तरह का टाइम पीरियड चल रहा है उस टाइम पीरियड में किस अकॉर्डिंग उस चीज़ की ज़रूरत है या किस अकॉर्डिंग उस चीज़ को जाना पहचाना बेहतर तरीके से जा सकता है, उस अकॉर्डिंग उसका नाम रख दिया जाता है। जो लेटेस्ट आपका आया है, डिज़ाइन किया गया है, वो आपका डीडीसी के अंदर एडिशन, उसके अंदर जो हमारा कॉमन आइसोलेट है उसको हम स्टैंडर्ड सब डिवीज़न कहते हैं। याद रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप में मैक्सिमम टाइम पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्या? व्हाट इज स्टैंडर्ड सब डिवीज़न? स्टैंडर्ड सब डिवीज़न लेटेस्ट जो एडिशन है हमारा डीडीसी का, उसके अंदर एक कॉमन आइसोलेट का नाम है। कॉमन आइसोलेट को स्टैंडर्ड सब डिवीज़न के तौर पे जाना जाता है। नेक्स्ट, नोटेशन क्या होता है डीडीसी के अंदर? सबसे स्टार्टिंग में बताया था, क्या सबसे आसान और ज़्यादा प्रयोग में लाने जाने वाला क्या है? क्लासिफिकेशन स्कीम। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर नोटेशन। जैसे सीसी, उसके अंदर बहुत सारी नोटेशन यूज होती हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स यूज हो रहे हैं, नंबर्स यूज हो रहे हैं, बहुत सारे सिंबल्स यूज किए जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ क्या यूज होता है? आपके कॉमन प्योर नोटेशन। प्योर नोटेशन मीन्स क्या? कि डीडीसी यूज प्योर नोटेशन ओनली विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ सेट ऑफ सिंबल विच इज इंडो अरेबिक। इंडो अरेबिक कौन से होते हैं आपके? नंबर 0 से लेके जो 9 तक काउंट किए जाते हैं, एक ही सेट नंबर का यूज कर रहे हैं, आगे पीछे ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हैं। इजी तौर पे याद रखना आसान है, प्रयोग में लाना आसान है, तो इसलिए आसान से क्या करते हैं, हम स्कीम को क्लासीफाई कर पाते हैं। तो प्योर नोटेशन क्या है? यही चीज़ है। नेक्स्ट आ जाता है फेज रिलेशन। डीडीसी बीइंग एन एन्यूमरेटिव स्कीम हैज वेरी लिमिटेड प्रोविजन फॉर द एक्सप्लिसिट use of phase relation, however sometimes it can be complex subject। एग्जाम्पल देख लो, सबसे पहले है कि एन्यूमरेशन साइंस रिलीजन आपका क्लास नंबर जैसे 261.85, इसी अकॉर्डिंग क्या आपका यूज कर रहे हैं जैसे स्टैंडर्ड सब डिवीजन, बाइज रिलेशन फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर, इसके अंदर देख लो क्या बनता है नंबर, क्लास नंबर 510.0402462। तो जो 510 है वो आपका मैथमेटिक्स के लिए है, जो आपका 024 है वो वर्क फॉर स्पेसिफिक यूजर्स के लिए है, और जो आपका 62 है वो आपका कहाँ से लिया गया है? टेबल नंबर 7 से लिया गया है, जो कि पर्सन ऑक्यूपाइड विद इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं लोग उनके लिए यूज किया जाता है। तो ये क्या है आपके फेज रिलेशन, क्या कि पर्टिकुलर हर एक नंबर एक अपना स्पेसिफिक क्या बता रहा है, इंडिकेशन दे रहा है। जैसे सब्जेक्ट का पूरा नाम बोला हमने, क्या था? मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियरिंग। तो मैथमेटिक्स क्या है, उसके लिए एक अलग नंबर है। वहीं हम इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं तो वो आपका टेबल नंबर 7 से 62 आ गया है। और इंजीनियर कौन से हैं? जो मैथमेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का काम करने वाले इंजीनियर, ठीक है। तो यानी स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीपल हैं जो खास काम कर रहे हैं, सभी इंजीनियर्स नहीं करते हैं। तो उसी के लिए क्या आ गया आपका 024 आ गया है। तो ये चीज है फेज रिलेशन, ठीक है। अब इसके बाद आता है रिलेटिव इंडेक्स। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका? रिलेटिव इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है हमेशा? इंडेक्स क्या होता है? बहुत ही कॉमनली यह चीज़ है यार, याद नहीं आती आपको? इंडेक्स में देख के आप किसी भी बुक के अंदर कौन सा टॉपिक कहाँ पर है या कौन सा चैप्टर कहाँ पर है वो आप चेक कर लेते हैं। सेम एज इट इज ये है, बस थोड़ा सा ये क्या है, इजी तरीके से काम करता है। कैसे करता है कि ये इंडेक्स अपने आप में एक प्रॉपर
काम कर रहा है क्लास नंबर बनाने का। ठीक है, इंडेक्स इज ऑलवेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ क्लासिफिकेशन, हमेशा पता ही है आपको, लेकिन ऑल्सो अ की ऑफ द शेड्यूल, ये शेड्यूल का एक की के तौर पे, चाबी के प्रयोग में भी काम करता है। द इंडेक्स ऑफ डीडीसी इज रिलेटिव इंडेक्स विच नॉट ओनली अरेंज द कॉन्सेप्ट्स एंड देयर टर्म्स इन एन अल्फाबेटिकल सीक्वेंस बट आल्सो लेकिन shows the relation between the terms and the context in which the subject appear in the schedule. Its index also make an independent approach. Independent approach बताया जा रहा है दोस्तों, याद रखना, इसका जो इंडेक्स होता है इंडिपेंडेंट तौर पर अपना एक क्लासिफिकेशन के तौर पे काम कर सकता है। यानी कुछ नंबर्स तो ऐसे हैं जो आपको इंडेक्स में से ही मिल जाएंगे, आपको इतना सब वो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इट्स इंडेक्स हेल्प द क्लासिफायर आल्सो फाइंडिंग अ गिवन टॉपिक इन द शेड्यूल, और इंडेक्स से शेड्यूल के अंदर कौन सा टॉपिक कहाँ मिलेगा वो तो आप चेक कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड, ये था डीडीसी, जिसके अंदर हमने आपको सबसे स्टार्टिंग में मेलविल डीवी के बारे में बताया, इंट्रो दिया, जिसके अंदर कि डीडी का जन्म कब हुआ, उनका पूरा नाम क्या था, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने काम किया, किस ईयर में काम किया, कहाँ से उन्होंने एजुकेशन ली, इससे अलग डीडीसी को क्यों बनाया गया, किस उद्देश्य से बनाया गया, उसका यूज़ क्या है, कैसे प्रयोग में लाते हैं, कैसे उसके अलग अलग जो उसमें यूज़ किए जाने वाले उसके पोर्शंस हैं, कैसे कैसे हम उसको प्रयोग में लाते हैं, कैसे किसी क्लासिफिकेशन नंबर को बनाया जा सकता है, वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो भी हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताने की कोशिश करेंगे। थियोरेटिकल पोर्शन ये है, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, और इससे रिलेटेड आप अगर कहीं इंटरव्यू में जाते हो तो इंटरव्यू वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसको पढ़ें, समझें, इससे रिलेटेड आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, क्वेरीज है, क्वेश्चन है, आप जो पूछना चाहते हैं या कोई सजेशन है जो आप देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नीचे स्क्रीन पे हमारी डिटेल चल रही हैं, जिससे आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं अपने सजेशन को, या कोई भी डाउट हो, या इससे रिलेटेड आपको कुछ पीपीटीज वगैरह चाहिए तो आप वो भी चाह सकते हैं, मांग सकते हैं। इससे अलग इस चैनल को प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इसके अलग दूसरी जो नई वीडियोस आएंगी उसके अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम आपको बेहतर तरीके से ज़्यादा अच्छी एजुकेशन दे पाएँ। थैंक यू वेरी मच।